आज हम सीखेंगे कि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखो, तानिया क्या करती है, गत्ते के घुमावदार आकार के अलग अलग कार्ड काटती है और वह इन कार्डों को सजाने के लिए इनके चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। प्रत्येक के लिए उसे कितने लंबी किनारे की आवश्यकता होगी, ये हमको बताना है। तो देखो क्या करते हैं, जैसे ये गोल आपको दिखाई दे रहा है, आकृति ए में, आकृति बी में इस प्रकार की एक आकृति दिखाई दे रही है, आकृति सी में इस प्रकार की एक आकृति दिखाई दे रही है। तो वो इसके चारों तरफ क्या करना चाहती है, गत्ती लगाना चाहती है, किनारे ये, ताकि ये क्या बने, सज सके। तो देखो क्या करना पड़ेगा, अब इसको तो हम गोल करके नाप नहीं सकते हैं। तो इस गोल किनारे को, इस वक्र को मापने के लिए दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्त हमने लिया, इसके एक पॉइंट पे हमने एक बिंदु बना लिया, ठीक है। और एक नीचे एक हमने एक गत्ता बनाया, एक कार्डबोर्ड बनाया और इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या किया, इस लाइन के एक सिरे पर हमने बिंदु ए को रखा और इस वृत्त को घुमाते घुमाते हम आगे की तरफ ले गए। तब तक हमने घुमाया जब तक कि ये बिंदु दोबारा ना आ जाए। तो ये पूरी लंबाई जो है, ये पूरे वक्र की एक, इस वृत्त का पूरा एक गोल चक्कर होगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम वृत्त बनाएं, अलग अलग मापों के हम वृत्त बनाएं, जैसे यही वृत्त हमने बनाया और एक तागे की सहायता से हम इनको माप लें। इस गोल जो वक्र आपको दिखाई दे रहा है, तो स्केल की सहायता से या फीते की सहायता से हम इस गोल को तो माप नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तागा लेंगे और तागे को इस पॉइंट से रखना शुरू किया हमने और गोल करके रख के इसके किनारे किनारे पर इसी पॉइंट तक हम दोबारा रख देंगे, इसके ऊपर टच करते हुए, इसके ऊपर टच करते हुए, ठीक है। फिर धागे की लंबाई को हमने माप लिया। तो इसी प्रकार से कुछ प्रयोग किए गए और उनका निष्कर्ष यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया और उसका व्यास कितना होगा, व्यास होता है हमेशा त्रिज्या का दुगना। तो अगर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो व्यास हो गया 3.5 का दुगना 7 सेंटीमीटर। और जब धागे की सहायता से इसकी परिधि को मापा गया तो यह आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। अब हमने ये देखा कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है कितना हो रहा है, 22 में 7 का भाग देते हैं तो प्राप्त होता है 3.14। इसी प्रकार फिर दूसरा वृत्त बनाया गया जिसकी त्रिज्या को रखा गया 7 सेंटीमीटर। तो व्यास 7 का दुगना 14 हो जाएगा और इसकी परिधि को मापा गया तागे की सहायता से। तो क्या हुआ, ये 44 सेंटीमीटर आ गई। और इसके परिधि में व्यास का भाग दिया, 44 में 14 का भाग दिया तो ये भी आ गया 3.14। तो इसी प्रकार के कुछ प्रयोग किए गए, आप भी करके आप देख सकते हैं। तागे की सहायता से वृत्त बनाओ और उसके तागे की सहायता से उसकी परिधि को मापो और फिर परिधि और व्यास का जो अनुपात आएगा वो लगभग आ रहा है 3.14 के बराबर। तो ऊपर दी गई तालिका से आपने क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या यह अनुमान लगभग समान है? हाँ। क्या आप कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि हमेशा इसके व्यास की 3 गुना होती है? तो 3 गुना देखो कितनी हो रही है, परिधि व्यास की 7×3 = 21 के बिल्कुल थोड़ा सा आसपास है। इस प्रकार 4×3 = 42, 21×3 = 63। तो लगभग क्या है, व्यास के तिगुने के बराबर है लगभग। तो यह अनुपात स्थिर है, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 22/7 है। तो हमने ये देखा कि जब हमने परिधि को व्यास से भाग दिया, तो मान कितना आ रहा था, लगभग 3.14 मान आया बार बार। तो इसको क्या था, 22/7 कहते हैं, 22 में 7 का भाग देते हैं तो 3.14 आया था। तो हमने क्या मान लिया, इसको हमने, इस रेशियो को हमने मान लिया, इस अनुपात को हमने मान लिया 22/7 और इसको एक नाम दे दिया गया जिसको पढ़ते हैं पाई, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। हम इसको कहते हैं C/D कह रहा है। C का मतलब है आपका परिधि और D का मतलब है व्यास, बराबर पाई, जहाँ C वृत्त की परिधि और D इसका व्यास को दर्शाता है। तो परिधि किसके बराबर हो गई, परिधि हो गई C, परिधि C जो है π/D के बराबर हो गई। और D क्या होता है, D हमने कहा ये त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है, ट्वाइस R या R गुणा 2। तो D की जगह पर अगर हम 2R रख देंगे तो एक हो गया 2, एक हो गया कांस्टेंट पाई और एक R आ गया। D का मान 2R अगर हमने रख दिया तो परिधि C का जो मान आ जाएगा ये 2πr के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल
क्या होता है, यानी कि जो वृत्त हम लेते हैं इसके अंदर जो है, जैसे कि ये छोटे छोटे खाने बना दिए गए हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर हम इन वर्ग इकाई में है और हम इनको अगर गिन लें तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा इसके छोटे छोटे खानों को अगर हम गिन लें। तो अब इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करते हैं, वृत्त को त्रिज्यीय खंडों में बांट देते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है, पहले 2 भागों में बांटा, इसी प्रकार से 8 बराबर भाग इसके हमने कर दिए। कहाँ पे, केंद्र से जाने वाले व्यासों को इस प्रकार से मिलाया, 8 बराबर भाग हो गए, प्रत्येक भाग को काटा और काटने के बाद सबको अलग करने के बाद इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मिला के एक आकृति हमने बना दी। तो देखो इस आकृति को लगभग किस आकार की दिखाई दे रही है, ये लगभग जो दिखाई दे रही है एक समांतर चतुर्भुज के आकार की दिखाई दे रही है। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड लगभग पैरेलल हैं, ठीक है, ये साइड और इस साइड के पैरेलल है। तो क्या दिखाई दे रहा है, ये लगभग एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं ये थोड़ा टेढ़ी हमको अभी दिख रही हैं। अगर हम क्या करें, इन त्रिज्यीय खंडों को और छोटा कर दें, अगर हम इन त्रिज्यीय खंडों को छोटा कर दें तो ये लाइन जो है, जो टेढ़ी आपको दिखाई दे रही है वक्राकार, ये सीधी हो जाएंगी, ठीक है। हमने फिर और छोटे टुकड़े किए इस वृत्त के, और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस प्रकार से 64 टुकड़े कर दिए ये। तो 64 टुकड़े किए और प्रत्येक टुकड़े को इस प्रकार से जब हमने व्यवस्थित किया, ठीक है, एक का मुंह ऊपर को एक का मुंह नीचे को, तो इस प्रकार से व्यवस्थित करने के बाद हमको जो आकृति मिली, देखो ये लगभग समांतर चतुर्भुज जैसी या आयत जैसी दिखाई देने लग गई है, ठीक है। ये जो है हिस्सा है चौड़ाई वाला, देखो ये जो है ये त्रिज्या है वृत्त की, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखो इस पॉइंट से शुरू हुआ केंद्र से और ये त्रिज्या के बराबर है, ये जो चौड़ाई है ये त्रिज्या के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गई त्रिज्या। और ये जो हिस्सा हमारा यहाँ कटा, छोटे छोटे इस प्रकार के जो ये हैं चौड़ाई जो हमने इनकी ली है छोटी छोटी, ये इन सब को जोड़ दिया तो आधा हो गया, आधे आ गए इस तरफ, आधे नीचे की तरफ आ गए और आधे चले गए ऊपर की तरफ। तो यानी कि एक तरफ क्या आया, परिधि का आधा हिस्सा आया, ठीक है, और दूसरी तरफ भी परिधि का आधा हिस्सा चले गया। अगर हम ये माने कि इसका जो पूरा एक गोल चक्कर था इस प्रकार से, वो गोल चक्कर अगर 100 था तो 50 इधर आ गया और 50 इधर आ गया, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो परिधि का आधा आ गया लंबाई के अनुदिश, और चौड़ाई के अनुदिश क्या है, वो केवल और केवल त्रिज्या है। अब हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल अगर आप कहें या चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहें, तो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, या लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वृत्त से जो हमने छोटे छोटे भाग बनाए थे इन सब भागों को जोड़ के जो क्षेत्रफल आएगा, ये क्षेत्रफल आएगा इस आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है परिधि का आधा, त्रिज्या कितनी है, 1 त्रिज्या के बराबर है। तो परिधि का आधा कितना हो जाएगा, देखो पूरी परिधि है 2πr, इसका आधा कर देंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, πr बच जाएगा। तो लंबाई तो हो गई इतनी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या क्या है r, तो πr को r से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा πr²। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये πr² के बराबर होता है। क्या किया हमने, छोटे छोटे त्रिज्यीय खंडों में बांटा, उनको आपस में चिपकाया तो एक आयत बन गया, और आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई करके इस आयत का क्षेत्रफल निकल गया। चूंकि आयत किसके बराबर है, वृत्त के ही बराबर है, या वृत्त से ही बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि πr² के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या बताया आपको कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr के बराबर होती है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये πr² के बराबर होता है।